तो देखिए आज हमारी द्वितीय क्लास है। तो देखिए क्लास है हमारी, क्लास 10th है, क्लास है हमारी 10 और 10 क्लास में देखिए हमारा साइंस का सब्जेक्ट है। तो जिसके अंदर देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर की देखिए आज हमारी दूसरी क्लास है। सारा का सारा सोर्स हमारा NCERT की बुक से है, ठीक है। दूसरी क्लास है, तो आज हम देखेंगे दूसरी क्लास में क्या है। तो जितना देखिए हमारी क्लास जो हमारी फर्स्ट है, अगर हम बात करते हैं जितनी भी देखिए हमारी क्लास जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट से जो भी कुछ बचा है वो आज हम दूसरी क्लास के अंदर देखेंगे। तो हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है दूसरी क्लास के अंदर में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है और हमारी क्लास कौन सी है, ये दूसरी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एक NCERT का ही प्रश्न है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रश्न है, हमारा NCERT में दिया गया, उसका हम किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न है कि भाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पर देखो ये किया गया कि एक जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसे हम हवा में जलाने से पहले हमें साफ़ क्यों करना चाहिए। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हवा में जलाएं तो उसे जलाने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, ये है इसका आंसर। और देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम इज़ ए रिएक्टिव मेटल। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की देखिए पहली बात यह है कि वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। रिएक्टिव मेटल ये है कि अक्सर इस प्रकार का ये मेटल है कि जो किसी न किसी के साथ में क्या रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसलिए देखिए वैन स्टोर्ड, तो इसलिए हम इससे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, और यह अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, मान लीजिए एक मैग्नीशियम के मेरे पास कोई एक रिबन है पतला सा, ये है मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम का रिबन क्या है, तो पहली बात हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेरा मैग्नीशियम का रिबन है, तो मैग्नीशियम का रिबन जो है ये एक रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है, एक रिएक्टिव मेटल, ठीक है, एक रिएक्टिव मेटल है। तो ये एक रिएक्टिव मेटल है, तो मैंने स्टोर जब हम इसे स्टोर करते हैं तो ये रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ में। तो वातावरण में देखिए बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने लगता है धीमे धीमे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अपने आसपास एक लेयर बना लेता है। जिस प्रकार से हमने लोहे की रॉड देखी है, तो लोहे की रॉड जैसे ही वो पड़ी रहेगी, हवा में पड़ी रहेगी, तो वो धीमे धीमे क्या अपने ऊपर एक जंग लगा लेती है, ठीक। उसी प्रकार से ये भी अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक क्या बना लेता है, लेयर, अपने ऊपर एक क्या बना लेता है, एक लेयर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब मान लीजिए इसके ऊपर एक मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इसे जलाऊंगा, तो हम जलाने से पहले क्या करेंगे, जलाने से पहले हम पहले इसकी जो ऊपर है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जमी हुई है, एक गंदगी जमी हुई है, आप ये समझ लीजिए, उसको हम क्या करेंगे, पहले साफ़ करेंगे, ठीक है। तो जलाने से पहले हम इसे साफ़ करते हैं। तो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई सैंड पेपर। तो मान लीजिए कोई मेरा एक सैंड पेपर लिया, सैंड पेपर का मतलब होता है रेगमाल, ठीक है। सैंड पेपर का मतलब होता है रेगमाल, ठीक है। एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर बालू लगी हुई, तो उसे हम कहते हैं सैंड पेपर, ठीक है।
तो हम उसे रेगमाल से पहले उसे साफ़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे सरिया पर लोहे पर जंग लग जाती है तो हम उसे रेगमाल से साफ़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं उससे साफ़ करूँगा तैसे देखो क्या हुआ, टू रिमूव दिस लेयर, तो यह लेयर क्या है, रिमूव हो जाती है, सो दैट ताकि द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर, ताकि जो अंदर वाली जो अंदर की मतलब अंदर वाला निकले हुआ जो मेटल वाला पार्ट है ना, तो उसे हम आसानी से देख सकते हैं और वो आसानी से हमारा एयर के कांटेक्ट में फिर वो आ जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से देखो इसमें यही प्रश्न किया गया, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, कि हमें आग में मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाने से पहले क्यों साफ करना चाहिए, तो उसकी देखिए ये वजह है, ठीक है। अब देखिए हम एक दो प्रश्न और ये भी देखिए एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है, तो दूसरा है देखिए यहाँ पर देखिए राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, तो निम्नलिखित प्रकार के जो केमिकल, जैसे ये मेरा एनसीईआरटी के अंदर प्रश्न दे रखा है, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है कि हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब इसे रिएक्शन के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है हमें, रिएक्शन के फॉर्म में, तो रिएक्शन के फॉर्म में देखिए हमें लिखना है, तो ये मेरा उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है बर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या दे रखा है, बर्ड इक्वेशन। बर्ड इक्वेशन का मतलब होता है शब्द समीकरण। अब मुझे ये सिंबॉलिक में लिखना है, ठीक है। अब हमें इसे किस में लिखना है, सिंबॉलिक में, ठीक। सिंबॉलिक में क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो मैंने हाइड्रोजन का यहाँ पर सूत्र लिख दिया, प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन का सूत्र लिख दिया, तो दोनों के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो मेरा हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, ठीक। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट के बाद अब इसमें देखिए उसमें लिखा रखा है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड ये बनाता है। तो ये है देखिए मेरे पास क्या, बर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या, बर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये है हमारे पास बर्ड इक्वेशन। अब मुझे ये सिंबॉलिक में लिखना है, एनसीईआरटी ने यही तो कहा है, ये बर्ड इक्वेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है। अब सॉल्यूशन तुम्हें है सिंबॉलिक में लिखना है, तो बेरियम क्लोराइड ये मेरा ये देखिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम सल्फेट ये देखिए हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट होगी। अब दोनों से क्रिया की तो पहले तो क्या ऑप्शन है देखते हैं, तो उसने देखिए एक तो बेरियम सल्फेट बनाई, ये देखिए हमारी बेरियम सल्फेट बनेगी, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाई और हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस हुई। इसी प्रकार से देखो दूसरा रिएक्शंस एनसीईआरटी दे रही है, बड़ी इक्वेशन देखिए सोडियम की क्रिया वाटर के साथ होगी, ठीक है। तो सोडियम प्लस वाटर, ठीक करेंगे तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। तो ये है हमारे पास बर्ड इक्वेशन, ये है हमारे पास बर्ड इक्वेशन, ठीक। और अब हम इसे लिखेंगे सिंबॉलिक में, सिंबॉलिक, ठीक है, या फॉर्मूला, सिंबॉलिक या फॉर्मूला। तो देखिए सोडियम है तो देखिए यहाँ पर हमने सोडियम कर दिया, वाटर है तो मैंने वाटर कर दिया। अब इस दोनों से क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, ये भी बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। ये सॉल्यूशन दे रखे हैं। उसी प्रकार से देखिए एक और दे रखा है हमारे पास, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जब मैं लिखवा रहा है राइट लिखें ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक बैलेंस, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक रिएक्शन दे रखा है, उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने सिंबॉलिक रूप में लिखवाया अच्छी तरह से, ठीक है। उन्होंने बैलेंस्ड करके लिखवाया कि इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके आप लिखें, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन, तो ये देखिए है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का ये क्या ले रखा है मैंने, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है।
तो इसमें देखो क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर का मतलब क्या है कि सोडियम सल्फेट का ही मेरे पास चलिए विलयन होना चाहिए, तो ये है मेरे पास सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों की विधि को क्या है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पर इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलता है। एक इस प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि बेरियम सल्फेट क्या आ गया मेरा, एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट आ गया, अर्थात हम ये कहते हैं वो क्या है, अम्लीय है। अम्लीय है तो ये क्या कह सकते हैं हम कि आप एक तरह का वो प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। तो एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसकी क्रिया करते हैं तो ये देखिए बेरियम सल्फेट बन गया मेरा सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है इनसॉल्युबल। जो मेरे पास विलयन बना था, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक विलयन ये देखा है मैंने, ठीक, ये है मेरे पास ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और दूसरा है हमारे पास ए वाला सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी है मेरे पास सॉल्यूशन। अब मैं इसे इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही मैं डालूंगा तैसे ही मान लीजिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला तैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट जो मेरे पास बना है, तो बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो देखिए बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक, सॉलिड के रूप में। सॉलिड का रूप में मतलब ये होता है कि वो पानी के साथ क्या है, इनसॉल्युबल है। पानी के साथ क्या है, वो इनसॉल्युबल, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब तो पानी के साथ घुला हुआ नहीं, जब पानी के साथ घुला हुआ नहीं तो वो अलग है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई बर्तन लिया, उसके अंदर में बहुत सारी मिट्टी है, बालू है और उसके अंदर पानी है, मैंने उसे अच्छी तरह से हिलाया, तो पहले मैंने देखा तो वो मिल गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आधा घंटे के लिए अगर मैं उसे रख दूंगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनसॉल्युबल जो है ये अलग हो गया, और जो पानी जो था ऊपर वो इधर रह गया। तो इधर ऊपर क्या रह गया मेरे पास, लिक्विड चीज़ मेरे पास क्या थी, NaCl। NaCl क्या था मेरे पास, लिक्विड, ठीक। तो लिक्विड NaCl ऊपर रह गया, और हमारा जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे रह गया। बेरियम सल्फेट क्या रह गया हमारे पास नीचे। तो बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड है और इनसॉल्युबल है, ठीक है। यही देखो इसमें कहा गया है, जो ऊपर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का देखो इस प्रकार से हमने उस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो NCERT के प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें एग्जाम में करना पड़ता है। एक और प्रश्न देखिए NCERT का, NCERT में देख लीजिए अपना, NCERT का ही प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक और कह रहा है कि एक देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है इन वाटर, पानी तो है इसके अंदर। तो मान लीजिए ये है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक, ये है, इसके अंदर में विलयन भरा हुआ है, ठीक है, विलयन, ठीक। तो ये विलयन भरा हुआ किसका, NaCl का, ठीक है, एक्वस मतलब जलीय विलयन। अब इसके अंदर में ये कह रहा है अब रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब इसमें दूसरा सॉल्यूशन मिला लेंगे हम। अब मान लीजिए ये है हमारे पास एक और दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन किसका है, HCl का। तो HCl का जलीय विलयन है, तो इसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब हम इसे इसके साथ मिलाएंगे, ठीक, इसके साथ मिलाएंगे तो ये तो रिएक्ट विद वाटर, ठीक। तो क्या हो रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो अब हम इसे दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, NaCl का बन जाएगा विलयन, ठीक है, एंड वाटर। तो यहाँ पर हमने जब क्रिया की तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके अंदर में NaCl था, वो इसके अंदर में घुल गया, बिल्कुल NaCl भी इसके अंदर क्या घुल गया, और इसके अंदर में क्या था मेरे पास पड़ा हुआ, विलयन है तो पानी भी था। तो हम ये कहते हैं कि जो मेरे पास पानी है उस पानी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मेरे पानी के अंदर में NaCl क्या है, मेरा घुल गया, ठीक है। तो NaCl का सॉल्यूशन बन गया और उसमें क्या है, पानी के अंदर बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर ये कर सकते हैं जैसे उसमें NCERT में कहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि देखिए मान लीजिए रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस हमें देखिए बहुत सारी प्रकार की मिलती हैं, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हीट को इंडिकेट करती हैं, ठीक है, प्रदर्शित करती हैं, वो उस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए मुझे इस प्रकार की मिल रही है, रिएक्शंस मिल रही हैं इस प्रकार की जो को इंडिकेटिंग हीट चेंज, ठीक है, इन एन इक्वेशन। तो
कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है जो यहाँ पर ये दिखाती है कि उसके अंदर में जो हीट है कुछ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस हमें इस प्रकार की रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी प्यारे बच्चों, कि उस रिएक्शंस को देखें तो वो रिएक्शन मुझे दो प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। तो हम उसका बेसिस देखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग एक इस प्रकार की मुझे मिलती है रिएक्शंस जिसके अंदर क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके अलावा दूसरी मुझे इस प्रकार की मिलती है जिसके अंदर क्या है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, ठीक, एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट या एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी, एक ही बात है, एनर्जी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए रिएक्शंस हमें इस प्रकार की भी देखने के लिए मिलती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं, वो हमें इस प्रकार के भी देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे एनर्जी रिलीज हो रही है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है। तो मान लीजिए बात करते हैं हम एक्जोथर्मिक प्रोसेस की, ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की या एक्जोथर्मिक इक्वेशंस की, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। एक्जोथर्मिक इक्वेशंस या एक्जोथर्मिक रिएक्शंस या एक्जोथर्मिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें बात की जाती है, इसमें जब भी कभी प्रोसेस होगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा है जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इस प्रोसेस के अंदर में एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है और यहाँ पर एनर्जी किसी प्रोडक्ट के साथ में निकल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मेरा बना तो उसके साथ में तुरंत एनर्जी निकल रही है, और यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले एनर्जी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस को। अब बात करें, देखें एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की। अगर मैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो मेरा एक्जोथर्मिक शब्द है ये कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का। तो इसमें दो शब्द मिले हुए, एक तो शब्द मिला हुआ है मेरा एक्जो, एक शब्द तो होगा हमारा एक्जो, और दूसरा शब्द हो गया हमारा थर्मिक, ठीक है, और दूसरा शब्द हो गया हमारा थर्मिक। तो दो शब्द इसमें मिले, दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बना जिसे हम कहते हैं एक्जोथर्मिक। अब मैंने उस शब्द को तोड़ के देखा तो यहाँ पर देखिए एक्जो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड उसे कहते हैं जो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक। और थर्मिक जो शब्द होता है इसे यूज किया जाता है फॉर टेम्परेचर के लिए, ठीक है, फॉर टेम्परेचर के, जहाँ कहीं भी थर्मिक या थर्मो या जो भी शब्द आ जाएगा तो आप ये समझ लो उसे कहीं न कहीं पर हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसे एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अब हम बात करता हूँ, तो देखिए रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, या हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, ठीक, एनर्जी इज रिलीज या हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद, दो शब्द लिखा है एलोंग विद, पहले शब्द को शब्द एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। तो जैसे ही मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी प्रोडक्ट के साथ में, किसी प्रोडक्ट के बनने के साथ ही एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ऊर्जा रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसी अभिक्रियाएं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज या एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद, ठीक है, शब्द लिखा देखो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मेरा प्रोडक्ट्स बनना है उसके निर्माण के साथ ही क्या एनर्जी रिलीज हुई है, और कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हीट किस चीज़ को इंडेक्ट कर रही है रिएक्शंस में, ठीक, हीट किसे इंडिक्ट कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर किसी भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस है वहाँ पर देखो प्लस एनर्जी रख सकते हैं लिखिए, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट जैसे मेरा बनना है, प्रोडक्ट के साथ में प्लस एनर्जी है तो हमसे हमें एनर्जी निकल रही है, या हम उसे लिख सकते हैं हीट एनर्जी, कुछ भी समझ लो, एक ही बात है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, या प्लस एनर्जी, हम कैसे भी हम लिख सकते हैं उसे, ठीक है। आइए समझते हैं इसे थोड़ा आगे। इसे देखिए यहाँ पर
तो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा एनसीईआरटी में ही, देखिए जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो होती है, अगर मैं उस नेचुरल गैस को जलाता हूँ, ठीक, तो उसको जलाऊंगा जैसे ही मैं, तो जलाने के साथ ही हम कहेंगे जो नया प्रोडक्ट बना है तो उसके साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल गैस। तो अगर मैं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस इज मेनली मेथेन, ठीक है। हमारे प्रकृति में पाई जाने वाली नेचुरल गैस कौन सी है? आपकी मेथेन, ठीक, मेथेन। तो मेथेन है, ठीक है। तो व्हेन इट इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो इसमें हवा की जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में हम जलाते हैं। हम ये कह सकते हैं सीधी बात, जब हम इसे हवा में जलाते हैं, ठीक है, तो हवा में उसमें जलाएंगे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होंगी, ठीक है। तो हम इसे जलाते हैं तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो जब इसे हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर की वेपर बनती है, ठीक है। वेपर का मतलब ये है कि हमारी क्या स्टीम बन जाएगी, ठीक है, वाष्प ऐसे, ठीक है। वाटर लिक्विड फॉर्म में तो नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है, एक गैसियस फॉर्म में बनना है। तो एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, तो इसके साथ साथ में हीट एनर्जी भी बन रही है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास गैस CH4 और इसे मैं जलाऊंगा, ठीक है। तो जलाऊंगा तो जहाँ जला रहा हूँ वहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन। अब ये मेथेन गैस इसके साथ में क्रिया करेगी तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, उसके साथ में ये वाटर की वेपर बनाएगी, ठीक है। वाटर की क्या बनाएंगे? वेपर, ठीक है। वाटर को भी एक गैसियस स्टेट में बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, ठीक है। या तो हीट एनर्जी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी, या हम प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या हम खाली हीट ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रिलीज हो रही है, जब कोई प्रोसेस है उसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो प्रोसेस क्या होगा? मेरा एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक और देखो चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, अर्थात हम ये सीधी बात कह सकते हैं मैं कार्बन को इस वातावरण में, इस हवा में या कमरे में या कहीं पर भी जला रहा हूँ और जहाँ जला रहा हूँ वहाँ पर हमें मारा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम जैसे ही कार्बन को जलाएंगे, यानी कि कोयले को मैं जलाऊंगा, ठीक है, तो कोयले को जलाऊंगा तो क्या होगा? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। दूसरी बात है ए ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में हम ये कह सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मुझे देखने के लिए क्या एनर्जी रिलीज होते हुए दिखती है, अर्थात एनर्जी भी बनती है, ठीक, एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास कार्बन, ठीक, कोयला, ये है मेरे पास क्या? कोयला। ये क्या है मेरे पास? सॉलिड स्टेट में, ठीक, कोयला। दूसरी बात, जहाँ जला रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है? मौजूद है, ठीक है। तो जब मैंने इसे जलाया तो जलाने के बाद तुरंत वातावरण में जो ऑक्सीजन थी उसने कार्बन के साथ में क्रिया कर ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास गैस बन गई। उसी के साथ में देखो बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई, ठीक है। तो कोयले को जब हम जला रहे हैं तो जल करके वो क्या हो रहा है प्यारा बच्चों? मालूम है, जब वो जलेगा तो उसमें आग जलने लगेगी, जब उसके अंदर बहुत तेज मात्रा में आग जलेगी तो उसके पास हम खड़े हुए हैं तो हमें क्या होगी? हमें गर्मी महसूस होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। तो अब जलाने से गर्मी पैदा होती है, जलाने से गर्मी कहाँ पर पैदा होगी? मान लीजिए मैं लकड़ी है, अरे जाड़े के मौसम में हम बहुत तेज ठंड लगती है, तो मान लीजिए लकड़ी में हम आग लगा देंगे, ठीक। तो जैसे ही मैं उसके अंदर में आग लगा दूंगा तैसे लकड़ी जलने लगेगी, तो जलने करके वो क्या होगी भैया? यहाँ पर क्या फेंकने लगेगी? गर्मी। यहाँ पर क्या फेंकने लगेगी? गर्मी, और हमारा शरीर गर्म होने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोयला है, कोयला को भी मैं जलाऊंगा तो क्या फेंकने लगता है? यहाँ पर हीट एनर्जी, ठीक है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ जल रहे हैं तो ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इन चीज़ों के जलने से क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो ये प्रोसेस क्या है, जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक। इसी प्रकार से देखिए हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और अक्सर यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, जब आप क्लास 11th में पहुँचेंगे, 12th में पहुँचेंगे, तो फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, तो रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन करना। तो श्वसन में भी अगर मैं यहाँ पर किसी प्रकार से देखता हूँ, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन के दरमियान में जो मेरा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को मैं देखता हूँ तो वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कॉम्बाइन होगा तैसे क्या वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है और उस सेल के अंदर में ग्लूकोज है। ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास आ गई, मैंने सांस ली, सांस के साथ में ऑक्सीजन आई, तो वो ऑक्सीजन मेरी कोशिकाओं तक पहुँची। तो जैसे ये है ग्लूकोज, तो ये है मेरे पास ग्लूकोज, और जिसके पास में ऑक्सीजन पहुँची तो ऑक्सीजन क्या हुई, यहाँ से कंबाइन, जुड़ गई। ठीक, जैसे ही ऑक्सीजन इससे जुड़ी तैसे क्या होगा, अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, यहाँ पर टूट गया। ठीक है, तो अब ग्लूकोज जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो उसने तुरंत क्या बना लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये बाहर निकल गई। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये बाहर निकल गई। तो बाहर निकल गई और कुछ पानी बना, पानी बॉडी में काम आया। ठीक है, या पानी भी जो है मेरे पास, उसके साथ हम जैसे बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पानी भी क्या होता है, वेपर के रूप में हमारे मुंह से निकलता रहता है। ठीक, उसके साथ में ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एनर्जी बहुत सारी रिलीज हुई। ठीक है, तो एनर्जी क्या हुई यहाँ पर, रिलीज। तो इसलिए एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो हमारे रेस्पायरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक, देखिए मैं एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक बात इसमें ध्यान रखिए कि अगर हम एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए शब्द एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है भीतर, तो थर्मिक का मतलब है टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसको मतलब जिसमें रिएक्टेंट साइड में किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए देखिए ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके लिए इन्हें हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इन्होंने हीट भी रख ली, तब ये मेरा नया प्रोडक्ट बनाया। तो नया प्रोडक्ट मेरा जब बना, जब इसे हीट मिल रही है। अगर इसे हीट नहीं मिल रही, मेरा मतलब है हीट का मतलब एनर्जी, हीट का मतलब हमारा एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी आप शब्द को समझो। ठीक है, एनर्जी, अगर इसे एनर्जी मिल रही है तब ये नया प्रोडक्ट बना रहा है। और एक्सोथर्मिक में क्या था कि मेरा नया जब प्रोडक्ट बना है तो उसके साथ में क्या एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट यहाँ पर एनर्जी की पहले ज़रूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट इज एब्जॉर्ब, अर्थात एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हम यहाँ कह सकते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है इन रिएक्टेंट साइड में। ठीक, रिएक्टेंट साइड में अगर रिएक्टेंट साइड कोई अपना प्रोडक्ट बनाएगा आपस में मिलकर के तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि वो क्या है, मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉम्बाइंड, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती हैं एंड हीटेड एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दे रहा हूँ, यानी हीट की क्या दे रहा हूँ, एनर्जी। जब इसे बहुत ज़्यादा मात्रा, तो उसका मतलब क्या, मैं इसे हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो गर्म कर रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर मेरा 300 डिग्री पर पहुँच जाएगा। ठीक, तैसे अब ये आपस में जब क्रिया करेंगी तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस को बना लेंगी।
तो देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस क्या मेरी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने इसे हीट की एनर्जी दी तब यहाँ पर क्रिया ये वाली हम कह सकते हैं ये वाली क्रिया हो पाई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ी है, मेरा मतलब एक बड़ा टुकड़ा है। इसको मैं गर्म करूँगा तो इसे मैं पहले बहुत हीट एनर्जी दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पहले बहुत हीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हीट क्या है मुझे एनर्जी, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा हीट कर रहा हूँ। तो हीट करने के बाद ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और हीट करने से बहुत ज़्यादा जो क्या थी गैस जो थी कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हुई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हीट की ज़रूरत पड़ी, यहाँ भी हीट की ज़रूरत पड़ी। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पर मुझे हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर हमने हीट एनर्जी को क्या किया, यूज़ किया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है, ये है प्लांट। इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट को देखिए यहाँ से जा रहा है पानी H2, ठीक, ये गया H2, और वातावरण से वो ले रहा है क्या, CO2। ठीक, तो CO2 ले रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसने ज़मीन के अंदर से तो पानी लिया। हम जितना भी पानी लगाते हैं प्लांट्स में, पौधों में, ज़मीन के अंदर में, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि उसने पानी तो ज़मीन से लिया, तो पानी तो उसके पास मिल गया नीचे ज़मीन से अवेलेबल। अब वातावरण में रह रहे हैं तो वातावरण में जितने भी एनिमल्स हैं तो सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, सारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और निकालते हैं। ठीक है, वातावरण छोड़ते रहते हैं, निकलती रहती है। तो अब उस वातावरण से उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ले ली और ज़मीन से उसने पानी ले लिया। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसने क्या लेना, सनलाइट कि उस सनलाइट एनर्जी को बोलेगा, उसी को तो केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा वो, तो ये उसके लिए चाहिए सनलाइट। ठीक है, यहाँ से उसे चाहिए सनलाइट, तो सनलाइट की इसे देखो ज़रूरत पड़ रही है। तो ये है फोटोसिंथेसिस क्रिया में उसे चाहिए लाइट एनर्जी, ये देखो लिखा लाइट एनर्जी या सनलाइट, कुछ भी कह दीजिए आप सनलाइट के लिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिक्वायर्ड एज सनलाइट। ठीक है, या तो एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड एक ही बात है। एब्जॉर्ब मतलब क्या है, उसे लेना, और रिक्वायर्ड मतलब क्या है, उसे आवश्यकता, एक ही बात है। ठीक है, तो जब उसने ये एनर्जी ले ली, जब उसे ये एनर्जी मिलेगी, ये कंडीशंस पूरी मिलेगी, तो उसने क्या किया, फिर उसने ग्लूकोज बनाया और उसने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। जो ऑक्सीजन क्या हुए, मुक्त होकर के, जो मुक्त हुई, और मुक्त होने के बाद क्या हुआ, ये ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सनलाइट एनर्जी का प्रयोग किया, इस बात को ध्यान रखें। तो जब एनर्जी का प्रक्रिया का सनलाइट एनर्जी की मतलब उसे जब ज़रूरत पड़ी, जब उसने ली, बिना सनलाइट की एनर्जी के ये प्रोडक्ट नहीं बन सका। ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जब कोई नया प्रोडक्ट बनना है, उसे बनाने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कहेंगे प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब सुनिए, देखिए फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस या प्रोसेस, एक ही बात है। तो फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, बिकॉज मतलब एज का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर एज का मतलब है सनलाइट एनर्जी इज, तो यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी का क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया है, रिक्वायर्ड की है, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दरमियान बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी क्या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ठीक, जिसमें लाइट एनर्जी की क्या, लाइट एनर्जी को प्रयोग किया जाता है, लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हरे प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, या ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एनर्जी, तो इसलिए प्रोसेस क्या होगा प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो पानी है उस पानी को मैं अब तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया, ये है मेरे पास एक बर्तन, ठीक है। इस बर्तन के अंदर में हमने देखिए पानी ले लिया, ठीक है, पानी लिया, ठीक है। पानी लेने के बाद इसके बीच में हमने देखिए एक मेम्ब्रेन लगा दी, ये है मेम्ब्रेन, हल्की सी झिल्ली लगी हुई है, इस झिल्ली के अंदर में पानी आस पास आ सकता है, आर पार जा सकता है। और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, और मैंने इसके अंदर में क्या है, एक कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये लगा दिए हमने क्या, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला है हमारा ये, जिसे हम एनोड कहते हैं, और माइनस वाला ये है जिस पर हम माइनस का तार जोड़ेंगे, ठीक, तो इसे हम कहते हैं कैथोड। तो ये सारी चीज़ हमने इसके अंदर में लगा दी। तो पानी की देखिए हम बात करते हैं, तो पानी के अंदर में क्या H2 होता है, ठीक। अब मैं जैसे ही इसका बैटरी से करंट जोड़ूंगा, जैसे मैं इसका बैटरी से करंट जोड़ूंगा, तो माइनस वाले पर माइनस वाली चीज़ आएगी और प्लस वाले पर प्लस वाली चीज़ आएगी, एक। तो हमने जैसे इसके लिए करंट जोड़ा, तैसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब पानी की अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरा पानी टूटने लगा और हमें यहाँ पर ये बबल्स के रूप में दिखने लगा, ठीक है। ये बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन यहाँ पर अलग बन रही है, ऑक्सीजन इस पर बन रही है एनोड पर, और यहाँ पर कैथोड पर आपकी आगे बन करके क्या, हाइड्रोजन बबल्स। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें वाटर जो होता है वो टूट जाता है। तो अब इस काम को करने के, वाटर को तोड़ने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए मैंने यहाँ पर एनर्जी दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दी, इसे एनर्जी। तो एनर्जी मैंने क्या दी इसमें, इलेक्ट्रिक के रूप में। अरे मैंने बिजली दी उसे, जब अगर बिजली में इसे नहीं देता तो पानी टूट जाता, नहीं टूटता। तो यहाँ पर भी मुझे एनर्जी देनी पड़ी ना, तो यही तो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अर्थात यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो सुनो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वो है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या मुझे ज़रूरत पड़ती है, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए वाटर से मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोष की जाती है, या मुझे ली जाती है, या रिक्वायर्ड, आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी क्या हो रही है प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड हो रही है। जब एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रही है तो प्रोसेस हमारा क्या बन गया है, तो प्रोसेस बन गया हमारा एंडोथर्मिक, ठीक है। तो प्रोसेस क्या बन गया, एंडोथर्मिक। तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ये हमें क्या पड़ी, यहाँ पर प्रयोग मैंने किया, जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये मेरा क्या है, मेरा एंडोथर्मिक। तो देखिए हम यहाँ पर एक बात ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है कोई भी, तो उस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें यहाँ पर ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो किसी भी रूप में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। या तो हम एनर्जी को हीट के रूप में ले सकते हैं, किसी भी रिएक्शन से मैंने गर्म कर दी तो मैंने वहाँ पर एनर्जी हीट के रूप में ली। मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की तो यहाँ पर मैंने एनर्जी सनलाइट के रूप में ली, एनर्जी इसे भी कहते हैं। उसमें मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो यहाँ भी मैंने एनर्जी दी, तो यहाँ पर एनर्जी मैंने कैसे ली, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं हमें किसी भी रूप में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रक्रिया को, जहाँ पर किसी भी प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में करने के लिए मुझे हीट, अगर कोई प्रक्रिया में कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे हीट की भी ज़रूरत पड़ रही है, या मुझे सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, या मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है। तो ऐसी क्रिया जिसमें मैं रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट को मैं हीट भी दे रहा हूँ, मैं सनलाइट भी दे रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
तो किसी को भी अगर मुझे इस प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी में किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट को ज़रूरत पड़ रही है एनर्जी की। भैया रिएक्टेंट ये कह रहा है, ठीक, अगर रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, 2 रिएक्टेंट है, ये है रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट कह रहे हैं भैया मैं इस प्रोडक्ट को जब बनाऊंगा जब मुझे एनर्जी दो, ठीक। अब एनर्जी ये हीट के रूप में ले सकता है, इसे हीट दे रही है तो हीट से ये बना रहा है। कोई ऐसा होता है उसे सनलाइट दो तो सनलाइट से वो नया प्रोडक्ट बनाएगा। एक ऐसा है कि भाई उसे इलेक्ट्रिसिटी दो तो नया। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नया प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है वो बिना एनर्जी के नहीं बनना है। जब तक इस प्रक्रिया में, इधर की साइड प्रक्रिया में एनर्जी आपको नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी की मुझे ज़रूरत पड़ रही है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर में हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके हम प्रकारों को देखें। देखो एक तो हमें देखने के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिलती है, ठीक। दूसरी देखिए हमें मिलती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी मिलती है मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी 2 मिलेंगी, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, दूसरी मिलती है डबल डिस्प्लेसमेंट। बट एनसीईआरटी ने अलग लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक डिस्प्लेसमेंट हुई रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई रिएक्शन, और तीसरी हुई आपकी देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, या हम इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ये हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब हम इसे 1 बाय 1 थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करता हूँ, तो कॉम्बिनेशन का पहले आप मतलब को समझ लीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बाइन, किसी को कॉम्बाइन करके मिला करके एक नई चीज़ बनाना, ठीक है। कॉम्बाइन का मतलब होता है एक तरह का, आप ये समझ लीजिए योग, ठीक है, योग। तो जिसमें किसी चीज़ को मैंने, एक चीज़ या 2 चीज़ को मैंने जोड़ करके एक चीज़ बना दिएगा, ठीक है, एक सिंगल चीज़ बना दी मैंने जोड़ करके। इसी प्रकार से 2 या 3 या 4 हुई या 5 हुई या 6 हुई, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके भैया एक बना दो। तो मान लीजिए मेरे पास कोई इस प्रकार का टुकड़ा है या कुछ है जिसके अंदर मुझे 65 एटम्स हैं, एक दूसरा टुकड़ा और है जिसके अंदर में 50 एटम्स हैं। मैंने 65 एटम्स और 50 एटम्स का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो मिलकर के एक बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि एक सिंगल प्रोडक्ट सारी चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखिए आगे, अब हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 या मोर रिएक्टेंट, ठीक। या तो उसके अंदर 2 रिएक्टेंट होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, तो इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहें, योगात्मक आप करके कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए इसमें किसी प्रकार से एक तरह का मिल नहीं है, योग है। तो देखिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेरे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक एलिमेंट हमारे पास ही है और एक एलिमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हो सकते हैं, या 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो 3 एलिमेंट मिलकर के क्या बनाएंगे? एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये हो गया और एक कंपाउंड ये हो, तो 2 कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। या एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो। एलिमेंट मतलब क्या? कोई सिंगल चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए कि H2 हो सकता है, मान लीजिए कि O हो सकता है, मान लीजिए कि Mg हो सकता है,
मान लीजिए कि बी ए हो सकता है, और दूसरा कोई कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड के साथ में हो सकता है CaOH2, ये सब कंपाउंड में आते हैं क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर रिएक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, बट इसमें सारी चीज़ मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने क्रिया की ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो ये बन गया मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बन गया हमारे पास? सिंगल प्रोडक्ट। तो ये क्या है मेरे पास? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात ये है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? कंपाउंड, ठीक, कोई क्लाइन कंपाउंड। अब इसने दूसरे कंपाउंड है मेरे पास वाटर, अब इसके साथ इसने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया आपस में, इसको लेकर के मैंने इसके साथ में दोनों को अंदर मिला दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम, या हम इसे कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है, हम इसे लाइम वाटर भी कह देते हैं, ठीक है, स्लेक्ट लाइम। तो ये बन गया। तो ये बनने के बाद अब थोड़ा गर्म हुआ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर मेरा ये सिंगल प्रोडक्ट बन गया आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनना है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी प्रकार का देखिए हम आगे बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब है कि मैं कोयले को जला रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे पास सॉलिड कोयला है और हमने इसे जला रहे हैं, तो जला रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन है, तो जिस प्रकार से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मेरा सिंगल प्रोडक्ट। तो ये है मेरे पास दोनों रिएक्टेंट, ये है हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक, और यहाँ से जो बना है ये है मेरे पास क्या? सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या है मेरे पास? सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ये है हमारे पास क्या? सिंगल प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो पानी का निर्माण जैसे H2 गैस एंड O2 गैस से हो रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, मान लीजिए ये है हमारे पास हाइड्रोजन हमने गैस मिली और दूसरा हमारा ऑक्सीजन गैस मिली, यानी कि हमारा ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है। इन दोनों रिएक्टेंट को अगर हम देखते हैं तो दोनों रिएक्टेंट से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो ये क्या बनना है हमारे पास? सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हमारे पास कई रिएक्टेंट से मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सिंगल चीज़ बन रही है, यानी एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इन सारे टुकड़ों को मैंने इकट्ठा कर दिया, तो मेरे पास एक सिंगल एक बड़ा बन गया टुकड़ा। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सब मिलकर के एक हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीज़ मिलकर के क्या हो रही है? एक हो रही है। इसी प्रकार से देखिए और देखिए हम और देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। तो मान लीजिए ये स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाई। तो मान लीजिए ये एनसीईआरटी वाली लाइन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में देखो कह रहा है कि मेरे पास जो CaOH है, ठीक है, स्लेक्ट लाइम, ये स्लेक्ट लाइम कैसे बना? तो ये स्लेक्ट लाइम ऐसे बना, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास क्विक लाइम और ये है वाटर, ठीक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास स्लेक्ट लाइम बना, ठीक। तो ये स्लेक्ट लाइम बना, तो स्लेक्ट लाइम बनने के बाद कुछ एनर्जी भी रिलीज, तो ये मेरे पास क्या? स्लेक्ट लाइम क्या? मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक। अब जो स्लेक्ट लाइम बना है इसे देखिए, तो दिस स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग बाल्स। एनसीईआरटी में लिखा रखा है, एनसीईआरटी में देखो खोल करके, ठीक है। तो ये जो स्लेक्ट लाइम होता है इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है, क्योंकि ये कलई है। तो अब कलई को मैंने लिया, पानी मिला दिया, तो कलई वाला पानी बन गया, ठीक। तो इसे मैं कहता हूँ स्लेक्ट लाइम। अब उस कलई को मैं क्या करूँगा? ठीक, दीवारा पकड़ दूंगा, कहते नहीं अरे दीवारा पर चूना ही कर दो। तो ये वाइट वॉशिंग क्या है? मेरे पास चूना है। अब मैंने इसे दीवार पर कर दिया, तो इसे मैं जैसे ही दीवार पर करूँगा तैसे अब क्या होगा? अब देखिए सुनिए, दीवार पर हमने कर दिया, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो स्लेक्ट लाइम है, अब मैंने दीवार पर कर दिया, रिएक्ट्स स्लोली विद द CO2 गैस, या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन है?
वातावरण में मौजूद है, हवा में मौजूद है, हम चारों तरफ घूम रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है खूब, ठीक है। तो टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी एक लेयर बना लेती है ऑन द वॉल्स ऑफ हाउस, हमारे जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनकी दीवारों पर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास जो चूने का पानी बन कर गया है, इसे मैंने दीवार पर कर दिया। अब वातावरण के अंदर में CO2 मौजूद है, अब ये CO2 इसके साथ में क्रिया कर लेगी तो CaCO3 बन जाएगा। और वाटर क्या था, ये तो उड़ गया, लिक्विड वाटर था, अब क्या हुआ, ये वाटर को धीमे 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 वाटर सूख जाएगा, अब CaCO3 की लेयर बच जाएगी। अब जो CaCO3 की जो लेयर है इसे मैं कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, अब इसकी मजे की बात यह है कि ये आल्सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, प्यारे बच्चों मार्बल का भी यही फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है, उसे हमने दीवार पर लगाया, दीवार पर करने के बाद क्या, अब वो धीमे 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 स्लो रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 दिन या 3 दिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी दीवार जो बहुत सुंदर और साफ हो जाती है, चमकने लगती है 2 दिन के बाद, ठीक है। उसका कारण यही है। अब हम देखिए थोड़ा पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, ठीक है। डिकम्पोजिशन, अब यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी बड़ी सी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन, यानी कि बड़ी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ का धीमे 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 2 में 3 में 4 में टूट जाएगी। और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि 2 3 4 छोटी छोटी चीज़ें वो मिलकर के एक बड़ी चीज़ बना रही हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि जो मेरे पास बड़ी चीज़ है, जो बड़ा आइटम है, ठीक, जो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ये बड़ा आइटम है, अब ये बड़ा आइटम टूट करके हमारे पास 2 आइटम बना लेगा, हमारे पास 3 आइटम बना लेगा, हमारे पास 4 आइटम बना लेगा। और कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा था। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं डिकम्पोजिशन मुझे बिल्कुल भी उल्टी दिख रही है उससे जगह, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बड़ा पत्थर है, ठीक, अब इसे डिकम्पोज करेंगे हम, तो ये धीमे 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 इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, यानी टूट जाएगा और धीमे धीमे टुकड़ों में बदल जाएगा। तो यहाँ से बड़ी चीज़ जो है मेरे पास, एक लार्ज चीज़ जो बड़ी चीज़ है वो स्मॉल पीसेस में टूट रही है, छोटे छोटे खंडों में टूट रही है, ठीक है। तो स्मॉल चीज़ में टूट रही है, तो डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ टूटेगी। अब टूटने के भी देखो कई कारण हो सकते हैं, देख लेते कैसे। तो डिकम्पोज को पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास रिएक्शन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है डिकम्पोज, डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए रिएक्शन इन विच ए सबस्टांस या कंपाउंड, या तो कोई मेरे पास सबस्टांस या कंपाउंड एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे पास कोई कंपाउंड है, तो मान लीजिए ये है मेरे पास कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड बना हुआ है CaCO3 का कंपाउंड। तो देखो क्या कर रहा है, ब्रेक्स, टूटता है इनटू 2 या मोर सिंपल सबस्टांस, ठीक है। तो अब ये टूट करके इससे छोटा क्या बना लेगा, टुकड़े बना लेगा, ठीक है, छोटे छोटे सबस्टांस बना लेगा, छोटे छोटे कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। एंड हीट या लाइट, अब इसमें क्या है, अब कैसे बना रहा है, तो या तो मैं यहाँ पर हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, मैं इसके ऊपर अप्लाइड करूँगा, यानी कि मैं ऐसे नहीं टूट रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ हीट, या तो हीट या हम कोई लाइट या कोई इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार की एनर्जी इज अप्लाइड, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तैसे टू परफॉर्म ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब इसके ऊपर ये मान लीजिए मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है, अब ये सिंगल प्रोडक्ट ऐसे नहीं टूट रहा है, इसके ऊपर मैं हीट अप्लाई करूँगा, इसके ऊपर मैं एनर्जी अप्लाई करूँगा, ये देखो कह रहा है, ठीक, ये डेफिनेशन करा है, देखो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, जब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तब ये टूट रहा है। तो लाइमस्टोन है, सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट हम इसे कहते हैं, जब मैं इसके ऊपर हीट को अप्लाइड करूँगा तब ये ब्रेक डाउन होगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक, टूट जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो जो बड़ी चीज़ थी, ये मेरे पास जो बड़ी चीज़ थी, इससे बड़ी चीज़ के ये देखिए 2 टुकड़े बन गए हमारे पास, एक ये बन गया, ये बन। तो यहीं पर 2 लिखा गया 2 सिंपल सबस्टेंस, और 2 छोटे छोटे सिंपल सबस्टेंस में टूट जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट हम यहाँ पर ये कहेंगे, इसके ऊपर क्या है, हमने हीट को क्या किया, इस पर ऊपर हीट अप्लाइड किया, अर्थात हम इसे कहेंगे कि ये क्या है मेरे पास, थर्मल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, थर्मल। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्मल, तो ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है एनर्जी। मैं एनर्जी किसी कंपाउंड के ऊपर दे रहा हूँ, वो सिंगल कंपाउंड है, मैं उसके ऊपर एनर्जी टूटा। तो हमें यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहले मैं किसी न किसी हीट को अप्लाइड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हमें यहाँ पर एक और कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हमें यहाँ पर एक और कह सकते हैं कि मान लीजिए एक और मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, तो ये है मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये क्या है हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर मैं हीट अप्लाइड करूँगा, मैं इसके ऊपर हीट अप्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड। ठीक, ये सारी चीज़ तो अप्लाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, ये तब टूट रहा है, तो इसका मतलब थर्मल यानी कि टेम्परेचर, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। तो जब मैंने इस पर हीट अप्लाइड की, तब 2 छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गए। एक कंपाउंड मेरे पास ये बन गया, और एक मेरे पास ये एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पर ये देखिए 2 चीज़ों में टूट गए। ठीक है, तो मेरे पास एक तो ये कंपाउंड बन गया, दूसरा मेरे एक गैस बन गई एलिमेंट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ये गैस। ठीक है, 2 चीज़ कंपाउंड बन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये इसका क्या हुआ यहाँ पर, ब्रेक डाउन। तो इस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, तो देखिए दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी में। तो हम इस रिएक्शंस की बात को करें, तो इस रिएक्शन को हम लेबोरेटरी के अंदर में प्रयोग भी करते हैं ऑक्सीजन गैस को बनाने में। तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार से ये आ जाता है कि हमें लेबोरेटरी के अंदर में जा कर के हमें ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो हम ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए भी इस रिएक्शन का हम लेबोरेटरी में जा कर के क्या करते हैं, इस रिएक्शन का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो लेबोरेटरी में हमें इस गैस को यूज़ कर सकते हैं, अर्थात इसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्यारे बच्चे, क्या है हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए, अब एक देखिए हमारे पास एक्टिविटी है 1.5 एनसीईआरटी की, क्या है ये एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में भी देखिए, उस एक्टिविटी में भी यही दिखाया गया है कि हमारे पास कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक, तो हमारे पास जो सिंगल प्रोडक्ट है फेरस सल्फेट वाला ग्रीन कलर का, तो हम इसके ऊपर जैसे ही अप्लाइड करेंगे किसी एनर्जी को, तो मैंने इसे स्ट्रॉन्गली हीटेड किया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली हीटेड किया, जब हमने इसे क्या किया, स्ट्रॉन्गली हीटेड, तो इसके ऊपर इस चीज़ अप्लाइड कर दी मैंने। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, इसके ऊपर अप्लाइड किया। ठीक, तब ये डिकम्पोज हुआ, तब यह टूटा। ठीक, जब इसके ऊपर अप्लाइड की, तो टूटने के बाद देखिए मेरे प्रोडक्ट बने, ये देखिए ये सारी चीज़ बनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसे तोड़ा, तैसे ही मैंने लिख दीजिए मेरे पास फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये सारी चीज़ मेरे पास छोटे छोटे मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो मेरे पास सिंगल रिएक्टेंट था, ये क्या मेरे पास रिएक्टेंट, तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, और जो छोटे छोटे क्या सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या माना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई बड़ी चीज़ है, सिंगल चीज़ है, वो टूटेगी, छोटी छोटी चीज़ बनाएगी, तो हम उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर मैं फेरस सल्फेट की बात करूँ, तो फेरस सल्फेट का मेरा जो क्या है जलीय विलयन होता है। ठीक, जलीय मतलब इसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे जलीय। ठीक, तो देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर, तो लूज वाटर व्हेन हीटेड, तो फेरस सल्फेट के जो मैंने क्रिस्टल्स है, उस क्रिस्टल्स के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब मैं उस क्रिस्टल्स को गर्म करूँगा,
तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वाटर को लूज करते हैं, ठीक है, तो लूज वाटर, ठीक है, एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंज, और क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि जैसे उसने वाटर लूज कर दिया चेंज होता। तो प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन क्या हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक इसी प्रकार से देखिए एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखिए 1.6 को पढ़िए अपनी किताब के अंदर में, और 1.6 की एक्टिविटी को देखिए समझिए। उस एक्टिविटी में यही कहा गया है, उस एक्टिविटी में कि मेरे पास कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये है हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट, ये क्या हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट। अब सिंगल रिएक्टेंट को मैं जैसे ही हीट करूँगा, इसके ऊपर हीट अप्लाइड करूँगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर हीट अप्लाइड की तब ये टूट रहा है, तब ब्रेक डाउन हो गया, और इससे देखिए एक ये छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में टूट गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जो हमारी है जिसका थर्मल मतलब हम इससे टेम्परेचर हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट का छोटे छोटे में, ठीक है। एक तो हमारे पास ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया, तो ये थी हमारे पास बहुत बड़ा वाला, ठीक है, ऐसे कर टूटा तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में टूट गया, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई और ये गैस बनेगी, तो इसे हम कहेंगे क्या थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक इसी प्रकार से देखिए एक और एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी है हमारे पास एनसीईआरटी में 1.8, ये हमारी एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में ये कहा गया कि मेरे पास एक सिल्वर क्लोराइड है, और उस सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसको हमने रख दिया, और जैसे ही धीमे धीमे सनलाइट पड़ी तो सनलाइट की जैसे ही एनर्जी इसे मिली, तो इसे मतलब जैसे ही इसे एनर्जी मिली सनलाइट की तब इसका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन हो करके इसमें देखिए यहाँ पर एजी यानी सिल्वर और क्लोरीन ये चीज़ दोनों क्या हुई अलग। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। अब सिंगल रिएक्टेंट का ये ब्रेक डाउन हो गया, दो चीज़ टूट गई, ठीक। तो बट टूटी कब, अप्लाइड हीट, टूटी कब अप्लाइड हीट, ठीक है। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड के बाद सिल्वर ब्रोमाइड का बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ठीक। इसी प्रकार से इसका ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी प्रकार से इसका चीज़ क्या हो जाती है एकदम ब्रेक डाउन। तो देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ी इसे आप समझ लीजिए, किताब के अंदर आपकी लिखी हुई है, ठीक, एनसीईआरटी लाइन है, तो इसे देखिए द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर। अब इसमें क्या कर रहा है, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं उसमें देखो क्या कर रहा है, रिक्वायर एनर्जी, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ अगर मेरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो मैंने हर जगह पर देखो हीट अप्लाइड किया, ठीक है, हीट अप्लाइड, कहीं पर उसे सनलाइट की एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी, तो इसकी वजह से जब उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई की तब वह चीज़ स्प्लिट हुई, टूटी, तब वह क्या हुई एकदम टूटी। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर एनर्जी एनसीईआरटी लिखा है आइदर। अब आइदर का मतलब कुछ न कुछ इन द फॉर्म, किसके रूप में, या तो हीट के रूप में हमने उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई की, या हम उसके ऊपर लाइट के रूप में एनर्जी हमने अप्लाई की, या हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी अप्लाई करते हैं, तब अप्लाई की, तब फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, तब जो मेरा रिएक्टेंट था उसका ब्रेक डाउन हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो यहाँ पर पहली बात मैं ये कहूँगा कि मुझे देखने के लिए एक सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा, उसका मुझे ब्रेक डाउन करना, सीधी बात समझ लीजिए। तो ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ी है, एनर्जी की रिक्वायर, यानी कि मैं उसे एनर्जी हीट के रूप में दे रहा हूँ, मैं उसे एनर्जी लाइट के रूप में दे रहा हूँ, मैं उसे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे रहा हूँ। तो अगर मेरे पास कोई सिंगल प्रोडक्ट है, केवल यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट की बात हो रही है, ठीक, सॉरी यहाँ पर देखिए समझिए बच्चों पर, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, हम केवल इस सिंगल रिएक्टेंट की बात करें, अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट है और ये चीज़ टूट करके दो चीज़ बना सकती या तीन चीज़ बना सकती, तो सिंगल रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो इसको तोड़ने के लिए मैं एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो हमें खूब पता है जब किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को, मेरा मतलब सिंगल रिएक्टेंट को अगर मैं एनर्जी दे करके तोड़ रहा हूँ, तब वह छोटे छोटे से प्रोडक्ट बना रहा है,
तो हम एक ही बात करेंगे, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यही देखो एनसीईआरटी लिखा है, देखो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी अवशोषित की जाती है, जिसमें एनर्जी की जरूरत है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बट यहाँ पर यही बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जोड़ना है, अगर सिंगल रिएक्टेंट जोड़ेंगे तो हम उसे कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हालांकि है तो एंडोथर्मिक ही, क्योंकि एनर्जी रही है, बट सिंगल प्रोडक्ट है तो हम उसे डीकम्पोजिशन कहेंगे, तो हम वहाँ पर उसे क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम देखिए ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन की, देखिए बहुत सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, तो ह्यूमन ईटिंग मेनली कंपोज्ड ऑफ, जैसे स्टार्च खाता है आदमी, प्रोटीन्स खाता है, तो विच आर डीकम्पोज्ड इन सिंपलर फॉर्म्स, तो ये सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये देखते हैं। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद ही मुझे लगता है मेरा स्लाइड खत्म हो जाएगी, ये लेक्चर मेरा खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है और उसका हम देखिए सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस, तो कोई सबस्टांस मेरे पास एक्स है, तो एक्स सबस्टांस का जो मेरे पास विलयन है इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, एक कोई मेरे पास विलयन है, ठीक है, उस विलयन को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी सफ़ेदी करने के लिए, तो उसका नाम नहीं दिया, तो बताइए उसका नाम क्या है। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो द नेम ऑफ सबस्टांस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो सबस्टांस जो हमारा एक्स है वो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम किसी के साथ यूज करेंगे, यूज करने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसे हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैं पानी के साथ यूज़ करूँगा, मिलाऊंगा, ठीक, यानी कि मैं कलई को मिलाऊंगा, मैं चूने को मिलाऊंगा, मैं कोई क्लाइम को मिलाऊंगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो हम इसे पानी के साथ मिलाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इसे मैं वाइट वॉशिंग में यूज़ करूँगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टेंस एक्स नेम्ड इन द एवं वाटर विद वाटर, तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये बन गया। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले लेक्चर तीसरे है, उस तीसरे लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।